अलाउ कर दिया मैंने। ठीक है, आगे करें। एक मिनट, बढ़िया। इसमें फॉन्ट चेंज हो जाते हैं जूम में। हाँ जी, पिछले लेक्चर में तो बताओ कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। हैंड राइज करो। हाँ जी बोलो। हेलो सर। सर डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक्स एंड ग्रुप का वो वाला। ये वाला। यस सर। इसके इसमें बाद सर हाँ पूछो। ये सर इसकी ये नहीं समझ आई। जैसे अभी तो इसमें फर्स्ट वाले की तो चलो समझ आ गई, ये थर्ड वाले में सर इन्होंने ग्रुप नंबर कैसे निकाला? अच्छा, ग्रुप नंबर ये देखो, यहाँ पे डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, डी के अंदर, एक मिनट, डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है ये अपने पास में। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो डी कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है ना। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, यस सर। थर्ड ग्रुप से। थर्ड ग्रुप से। तो ऐसा कुछ आएगा मेरे पास में 7 8, है ना, ऐसे चलता चलता यहाँ तक आएगा 12 तक, है ना। ये यस। अपने डी ग्रुप होता है। तो डी ग्रुप में अगर पहला इलेक्ट्रॉन आया तो कहाँ पे आएगा, थर्ड ग्रुप में आएगा। यस। सेकंड आया तो कहाँ पे आएगा, फोर्थ में। फोर्थ में आएगा। थर्ड आया तो कहाँ पे आएगा, फिफ्थ में। फिफ्थ। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया तो कहाँ पे आएगा, सिक्स ग्रुप सिक्स्थ में। में। तो अपना ग्रुप कौन सा हो गया, 6। तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, पहले एस के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 2, और बाद में जो डी में थे वो ऐड कर दिए, क्योंकि इससे पहले 2 ही ग्रुप आ रहे ना, तो वो 2 ग्रुप अपने पहले से अच्छा ऐड अच्छा कर। अच्छा। ठीक है। हाँ। ओके सर ओके। थैंक यू। लास्ट में सेल तो एफ आ गया ना, एफ वाले तो सारे थर्ड ग्रुप के होते हैं, इसलिए वो थर्ड है। जो लास्ट वाला था उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, एफ में आ रहा है। तो एफ के लिए तो सारे कौन से थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप होता है सभी के लिए, कोई सा भी एफ हो। ठीक है, क्योंकि थर्ड ग्रुप में आता है ना सेकंड में सारे। बता दो सर। सर सेकंड। सेकंड बताता हूँ। सेकंड में देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है अपने पास में, पी के अंदर आ रहा है 5p2। यस सर। यस सर। तो आउटर सेल तो कौन सा हो गया, 5, तो पीरियड 5 हो गया। पी में आ रहा यस। तो ब्लॉक नंबर भी पी हो गया। अब इसमें यस। देखो पी के अंदर 2 आ रहा है, पी ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से स्टार्ट होता है। 13। तो 13 14 यही होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, यस। तो 14th ग्रुप हो गया। अच्छा। ओके सर ओके। ठीक है। सर डेफिनेशन में तो ये लिखा है कि इट इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस एंड पेनल्टीमेट शेल। हाँ वही है, मतलब इलेक्ट्रॉन से काउंट कर लो, जो मैंने बताया ना वैसे काउंट कर लो। तो मैंने बताया उस हिसाब से ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि प्रेडिक्टेबल याद रहती है अपने को। यस सर ओके। हाँ जी प्रणव। थर्ड एग्जांपल में देखते हैं, आउटर शेल तो 7 है, ठीक है, तो फिर हम 6d4 की ले रहे हैं ग्रुप नंबर देखने के लिए। वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है वो देख रहे हैं ना अपने। मतलब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं। हाँ, जैसे कि अपने मतलब पास जैसे कि पहले 4s2 में फिल हुआ कुछ इलेक्ट्रॉन, फिर अपने क्या करते हैं 3d में फिल करते हैं। तो अपने क्या देखेंगे, डी देखेंगे ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, डी में आ रहा है। मतलब जो भी इनकम्प्लीट शेल है उसमें देखते हैं, हाँ मतलब ठीक है। उसमें देखते हैं। हाँ जी, इसमें पेनल्टीमेट शेल कौन सा सर, थर्ड में? थर्ड में इसमें यस सर। हाँ 6 वाला है पेनल्टीमेट सेल, क्योंकि आउटर सेल तो 7 है, यस एन तो सर। 7 है, n-1 वाला तो 6 वाला है, पेनल्टीमेट सेल यही है। मतलब कोई भी ईसी करे तो उसमें पेनल्टीमेट शेल होता ही होता है।
हाँ कोई सा भी, मतलब आउटर जस्ट एकदम, मतलब बाहर वाली सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो तो आउटर सेल हो गया, मतलब एन की वैल्यू। ओके उससे एक कम वैल्यू होगी वो अपने पास अल्टीमेट सेल हो गया, ठीक है। ओके सर। आगे करें आज स्टार्ट अपने। थर्ड में भी लास्ट एफ में नहीं आ रहा ना, एफ पूरा फील्ड है वहां पे। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या अपने पास में एफ पूरा फील्ड है, उसके बाद डी स्टार्ट हो गया तो डी में आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ नहीं आया समझ में। आर एन में एफ ब्लॉक नहीं आएगा ना, क्योंकि वो डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ब्लॉक एफ आएगा, डी आएगा। और देखो फोर्थ वाला था उसके अंदर एफ इनकम्प्लीट है अपने पास में। एफ इनका मतलब एफ वाले में अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो अगर एफ वाले में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कौन सा होगा अपने पास, एफ ऑर्बिटल होगा, मतलब एफ ब्लॉक होगा, ठीक है। आगे करते हैं। स्लेटर रूल और टू नो उन्होंने इतना देखा था कि जेड इफेक्टिव जेड माइनस, है ना, जेड इफेक्टिव क्या आता है, जेड माइनस सिग्मा आता है। अब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जेड की वैल्यू तो पता होती है अपने को, एटॉमिक नंबर होता है ना, जेड तो एटॉमिक नंबर होता है, पता होता, अपने को सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिग्मा के लिए देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी देखो मतलब ऐसे स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे, मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। जैसे कि अपने पास में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट था, है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इधर इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा कुछ मान लिया, दो इलेक्ट्रॉन है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन पे मान लो मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन ये तो अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस तो, और ये एक इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा रिपेल कर रहा होगा, हल्का सा, मतलब माइन्यूट सा ना, वो रिपेल कर रहा होगा। तो इफेक्ट तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, इफेक्ट किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा, मतलब एक पे तो अपने निकाल ही रहे हैं ना कितना इफेक्ट है। तो देखो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ये सिर्फ ओनली हीलियम के लिए, जो फर्स्ट ए ग्रुप ए लाइन लिखी आपकी, वो सिर्फ हीलियम के लिए। जैसे कि हीलियम में क्या होता है, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसका स्क्रीनिंग जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो होती है 0.30। उसका सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 अपने पास में सिग्मा की वैल्यू होती है। तो जेड अपने पास हीलियम का 2 और 0.30 1.7 उसका जेड इफेक्टिव आता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आता है, 1.7 आता है। उसके बाद के लिए ये देखो, वो ये तो मतलब ऐसे है कि ओनली हीलियम के केस में दिया तब आपने को याद रखना है, अदरवाइज 100% ये तीन चीजें याद रखनी है ना। ये तीन चीजों मार लेना, स्टार मार लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, मतलब जो इंपॉर्टेंट करने के लिए आप करते हो, हैशटैग वगैरह जो भी कुछ भी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एनएस एंड एफपी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा की वैल्यू 0.35, एक इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है 0.35, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, क्वेश्चन करेंगे वहां से समझ में आ जाएगा आपको। और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-1 मतलब पेनल्टीमेट ऑर्बिट जो होता है उसमें एसपीडी जो भी अगर अपने पास में होगा उसके लिए वैल्यू कितनी होती है 0.85, कितनी होती है 0.85। और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-2 एंड बिलो ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एसपीडीएफ, है ना, n-2 या एसपीडीएफ सब में जो प्रेजेंट है उसमें कितनी होती है वैल्यू उसकी 1 होती है। ये अपने पास सिग्मा की वैल्यूज है। एनएस एनपी के लिए 0.35, n-1 वाले के लिए 0.85, n-2 वालों के लिए 0.1 होती है, उसके नीचे नहीं जाना अपने को, बस यहाँ तक देखना है ना। तो ये अपने पास में वैल्यूज होती है। अब इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि अपने पास में ये है, चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल वैसे करके बताता हूँ, लिख के आपको। मान लो अपने पास में क्या है, सोडियम में निकालना अपने को, है ना, सोडियम का निकालना। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये अपने पास में सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। अभी देखो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ना, तो उस पर अपने स्क्रीनिंग इफेक्ट देखते हैं, सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस पर अपने स्क्रीनिंग इफेक्ट देखते हैं। जैसे ये था यहाँ पे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3s वाला, इस पे स्क्रीनिंग इफेक्ट देखना है। चलो इसको नहीं यार, एक बार ना थोड़ा सा ये थोड़ा हो जाएगा, इसको ना ऐसे करो,
कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन लेते हैं। कार्बन नाइट्रोजन ले लो कोई भी, 1s2 2s2 2p3। हाँ, ये एक बार ये एग्जांपल लेते हैं। ये देखो अपने पास में नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए अपने पास में क्या करना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है, मतलब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो निकालना है मेरे को, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे वहां पे, है ना, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे वहां पे अपने पास में। अब उनको देखो, उनके लिए अपने पास में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिट में है, तो एन वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका होते ही कितनी वैल्यू, पॉइंट का 35, पॉइंट का 35 सिग्मा की वैल्यू होती है, तो 2 इंटू पॉइंट का 35 कर दिया, इक्वल टू कितना आ गया, 0.7 आ गया। ये तो आ गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कारण। और n-1 वाला कौन सा यहाँ पे, सॉरी 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 4 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ पे आएगा 1.4, 4 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन p वाले, 2 इलेक्ट्रॉन s वाले, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इंटू पॉइंट का 35 1.4 आ गया अपने पास में। उसके बाद में 1s वाले में, n-1 वाले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू पॉइंट का 85 करूंगा, 2 इंटू पॉइंट का 85, है ना, ये आएगा। तो ये वैल्यू कितने आएगी अपने पास में, 8 दूनी 16 और 1 17, 1.7, 1.7 आएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, सिग्मा की वैल्यू, टोटल सिग्मा की वैल्यू कितनी आई अपने पास में। हाँ जी, रिपीट करते हैं एक बार पूरा देख लो क्वेश्चन, फिर वापस रिपीट कर दूंगा। टोटल सिग्मा की वैल्यू 3.1 आ जाएगी, 3.1 आ गई। अब अपने क्या निकालना था, जेड इफेक्टिव निकालना है ना, जेड इफेक्टिव अपने को निकालना है। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा होता है, जेड माइनस सिग्मा कहां से लाऊं अब मैं, मान लो सिग्मा कुछ है, एन मान लो कुछ, है ना, तो मतलब सिग्मा, ये एन मत ध्यान रखना, ये जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी अपने पास में, नाइट्रोजन के लिए 7 माइनस का 3.1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 3.9 अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका जेड इफेक्टिव आ जाएगा। तो कर सकते हैं फाइंड, ये सिग्मा ध्यान रखना, इसको मैं वापिस से ड्रॉ कर देता हूं, ये सिग्मा है। तो ये अपने पास में क्या आएगा, 3.9 अपने पास में क्या आ गया, जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। अब दोबारा से समझो क्या था कि अपने पास में नाइट्रो, सुनो तो सही एक बार पूरी, एक बार वापस से सुनो, सारा समझाता हूँ। 1s2 2s2 2p3 अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन था, 1s2 2s2 2p3 अपने पास में क्या था, कॉन्फ़िगरेशन था। अब इसमें देखो, ऐसे अगर मैं बनाऊं, इसको ड्रॉ करूं, ये अपने पास न्यूक्लियस, ये 1 वाला ऑर्बिट हो गया, सेकंड वाला ऑर्बिट हो गया, है ना। सेकंड वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 s वाले हैं, 3 p वाले हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कुछ मान लो, है ना। और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास में, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, यही होता है ऑर्बिट आपका, मतलब ये सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे तो अपने को क्या निकालना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना ही है, मतलब उस पर कितना न्यूक्लियस चार्ज लग रहा है वगैरह, तो उसको थोड़ी ना वो आप खुद को ही रिपेल करेगा, वो थोड़ी ना खुद को ही रिपेल करेगा, उसको रिपेल करने वाले तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन यही होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन के कारण ही रिपल्सन लगेगा उस पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, 5 नहीं लिए, ध्यान रखना। आउटर मोस्ट सेल अपने पास में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, पर एक इलेक्ट्रॉन पे तो कैलकुलेट ही करना है अपने को, तो उसको रिपेल करने वाले कितने होंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्यों खुद तो खुद को रिपेल नहीं करेगा। तो वहां से अपने पास में आउटर सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इनटू पॉइंट का 35 क्या, इक्वल टू 1.4 आ गया अपने पास में। ये अपने पास में क्या आ गया, जेड की वैल्यू आ गई। और उसके बाद में इनर वाले ऑर्बिट, मतलब n-1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इंटू पॉइंट का 85 क्या, क्योंकि उसका कितना होता है सिग्मा की वैल्यू, पॉइंट का 85, तो यहाँ से 1.7, तो टोटल कितना आ गया, 3.1 आ गया। तो 3.1 को जेड में से माइनस कर दिया, जेड कितना अपने पास 7, so 7 माइनस 3.1 किया, तो यहां से अपने पास में कितना आ गई वैल्यू, 3.9।
हाँ जी, समझ गए? आया समझ में? आगे करें? एक, हाँ जी, पढ़ना बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, जो ये वैल्यूज निकल के आई है कि मतलब पेनल्टी सेल के लिए जो स्क्रीनिंग इफेक्टिव है हाँ जी, 0.85 लेना है, ये निकल के कहाँ से आई ये वैल्यू? ये अपने पास में देखा ना, उसका साइज क्या होता है, उस पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो फोर्स से कैलकुलेट किया करके ये वैल्यू, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के कारण कितनी वैल्यूज अपने पास में हर वैल्यू के लिए कितनी आती है। मतलब जैसे कि अपने पास में क्या दिया, पहले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया, फिर देखा कि एक एक ऑर्बिट के कारण कितना कितना लग रहा है, फिर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, उसके हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन की अपने वैल्यू फाइंड की। तो वो अपने नहीं है इतना, बस अपने को वैल्यूज ध्यान रखना है। और सर हाइड्रोजन हाँ, के एग्जाम्पल और करवाते हैं आपको, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। सर हाइड्रोजन के केस में स्क्रीनिंग इफेक्टिव 0 होता है। हाँ, हाइड्रोजन गैस में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, उसके अलावा तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे तो जीरो ही होगा। हाँ जी, देखो, n-1 वाले में 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि n-1 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पास में nth सेल है, और n-1 वाला सेल कौन सा है, ये वाला है 1 वाला, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड ओवर में तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही इसको मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो, सेकंड ऑर्बिट जो अपने पास में था, वो तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही इसको ना वो रिपेल कर रहे होंगे ना, तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन ही लिए, यहाँ पे बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे थे। लिथियम का बता देते हैं आपको, ना टेंशन लो। 3.9 कहां से आया, 7 में से माइनस किया ना अपनों ने। सिग्मा की वैल्यू 3.1 सिग्मा की वैल्यू 3.1 आई है अपने पास, होती नहीं है, मतलब अपने कैलकुलेट किया उसको, हर किसी के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल और करते हैं, अपने वहां से समझ में आ जाएगा आपको। तो इसको रफ करता हूं एक बार, फिर आगे चलते हैं अपने। अब जैसे कि नीचे आओ एक बार, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे अपने पास। लिथियम के लिए कैलकुलेट करते हैं ना। अब लिथियम में देखो समझना, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1। अब आउटर सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना ये। अब इसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण खुद को तो होगा नहीं रिपल्सन, मतलब ओनली इनर सेल के कारण ही रिपल्सन होगा इस पे। आउटर सेल के कारण कोई भी रिपल्सन हो, क्योंकि आउटर सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करता, यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो खुद से खुद को रिपेल तो करेगा नहीं, मतलब ओनली इनर सेल के कारण रिपेल होगा, तो आउटर सेल वाला अपनों ने वैकेंट छोड़ दिया। तो इनर सेल में अपने पास में कितना होता है, पॉइंट का 85 इंटू, ये अपने पास में ये इंटू है, 0.85 इंटू 2, यहां से कितना आ गई वैल्यू 1.70, यहां से वैल्यू कितना आ गई 1.70, तो 1s2 2s1 0.85 इंटू 2 इक्वल टू 1.70, तो 1.70 अपने पास में क्या आ गई वैल्यू आ गई, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अपने पास z माइनस सिग्मा होता है, z इफेक्टिव, तो z माइनस सिग्मा किया, z कितना 3 होता है, तो 3 माइनस 1.70, तो कितना आ गई 1.30 अपने पास में z इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। कर सकते हैं कैलकुलेट? हाँ जी, ऐसे बेरिलियम के लिए करना है, तो बेरिलियम अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया मैंने, इंटू 0.85 किया, इंटू 0.85, तो यहाँ से पॉइंट का 35 किया, पॉइंट का 35 1 इंटू पॉइंट का 35 किया, तो पॉइंट का 35 अपने पास में क्या आ गया, आउटर सेल के कारण सिग्मा आ गया। फिर इनर सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कारण ये। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें एक कम इलेक्ट्रॉन लेना होता है अपने को। 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो अपने को 1 इलेक्ट्रॉन लेना, 1 इलेक्ट्रॉन दिया था 0 लेना है, अगर 3 दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना, 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 4 दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम लेके अपने को कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि वो एक खुद को उसको छोड़ना है, बाकी को 3 के हिसाब से, मतलब 4 है तो 3 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अपना टोटल सिग्मा फाइंड कर लिया, फिर 4 में से माइनस कर दिया अपनों ने, तो यहां से वैल्यू आ गई। समझ गए? तो आपको क्या करना है,
हाँ जी, हीलियम में क्या होता है देखो, अभी आपको क्या करना है कि ये लिथियम से लेके फ्लोरीन तक खुद से एक बार बना ट्राई करना, मतलब घर पे बैठ के सारे, और फिर बाद में आंसर रीचेक करना कि आपके सही आ रहे कि नहीं आ रहे ना, तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और हाँ, सिर्फ आउटर मोस्ट में ही कम करना, बाकी किसी में नहीं करना। हीलियम की केस में देखो, हीलियम की केस में ओनली ये होता है कि दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण 1s के कारण उसमें इफेक्ट लगता है, तो 1s के कारण उसकी एक के लिए ही वैल्यू 0.30 होती है, बाकी सभी के लिए 0.35 होती है आउटर मोस्ट के लिए। ओनली हीलियम के केस में क्या होती है, 0.30 होती है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 1%। ये ओनली फॉर हीलियम है, ठीक है, मतलब वो उसके हिसाब से चार्ज इफेक्ट। देखो ये क्या है ना, अपने पास में नेचर में देखा गया कि इनऑर्गेनिक में ना सारी चीजें ऐसे है कि अपनों ने स्टडी की है, नेचर में अपने को ऐसे मिला है कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर। अगर 0.35 करते तो 1.65 आता, एक्चुअल में 1.7 आ रहा था, तो इसलिए अपनों ने एक्सेप्शन कर दिया कि हीलियम के केस में अपने 0.30 लेंगे, बाकी सभी के केस में 0.35 लेंगे, क्योंकि अपने को स्टडी करने पे वैसा मिला है, तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है ना, अब जो मिला है वो वैसे ही करेंगे। एल्यूमिनियम का करते हैं, चलो। हाँ जी, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ सारे बच्चे, बताओ। 2p6, 3s2 और 3p1, ये अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन था, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन है ना एल्यूमिनियम का अपने पास में। उसके बाद में आओ, यहां से आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। n-1 वाले में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। और n-2 वाले में कितने, सॉरी n-1 वाले में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। और n-2 वाले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको जो दिया होगा वो यहीं तक दिया होगा, मतलब ज्यादा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया होगा आपको, मतलब n-2 तक ही दिया होगा, उससे ज्यादा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते, तो ठीक है। तो n माइनस अपने पास में क्या होगा, ऐसे ही कैलकुलेट करना है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है इसकी। और ये अपने पास में nth ऑर्बिट हो गया, ये n-1 वाला हो गया, n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये अपने पास में n-2 वाला हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, n-2 ध्यान रखना। अब आगे देखो, ये एग्जांपल्स जो मैं करा रहा हूं ना, उसको आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद में देखो, n वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन ही उसको रिपेल करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो खुद है वो, तो 2 इंटू क्या करेंगे, 0.35, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 0.7 आ गई, ठीक है। और n-1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इंटू 0.85, तो ये वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 8 इंटू 0.85, 6.8 है ना, तो 6.8 अपने पास में ये वैल्यू आएगी। उसके बाद में n-2 वाले में कितने, 2 आते हैं, तो 2 इंटू क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, इसका 1 नहीं होता है, इक्वल टू 2 आ गया। तो टोटल सिग्मा कितना आ गया मेरे पास में, 8.8 प्लस का 0.7, 8.8 और प्लस का 0.7, तो कितना आ गया अपने पास में, 9.5। तो 9.5 मेरे पास में क्या गया, टोटल सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब अपने पास में क्या करना था, जेड की, एल्यूमिनियम का जेड कितना होता है, 13 माइनस का 9.5, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 3.5, तो 3.5 अपने पास में एल्यूमिनियम का जेड हो जाएगा, जेड इफेक्टिव, मतलब कर सकते हैं कैलकुलेट। हाँ जी, एफ आयरन की निकाल लो भले, मतलब कैसे भी किसी भी एलिमेंट्स के आप निकाल लो, आप खुद से ट्राई करना उसको एक बार, फिर आप चेक कर लेना, आपका आंसर सही आ जाएगा, ना टेंशन लो इतनी। तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर करना, और इसका अलावा कोई भी ट्रिक नहीं है इसकी, ठीक है, जो दिया है बस इसी को फॉलो करना आपको। आगे करते हैं अपने, ये नोट डाउन कर लेना, आगे आ जाओ।
आगे जेड इफेक्टिव का क्या कुछ इफेक्टिव होता है, देखो पीरियोडिक वेरिएशन। हाँ जी, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन घटा के ही लेते हैं हमेशा। पीरियोडिक वेरिएशन, पीरियोडिक वेरिएशन क्या होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है अपने पास में, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। और that is why in a period z effective increases by point का 65 and hence atomic size decreases considerably। अपने पास में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब न्यूक्लियस अपनी तरफ फोर्स ज्यादा लगाएगा। जेड इफेक्टिव का मीनिंग ये होता ना कि फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा तो साइज क्या होता है अपने पास में, छोटा होता चला जाता है। साइज क्या होता है अपने पास में, छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे अपने पास में इंक्रीज हो रहा था, साइज भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था लेफ्ट टू राइट जाने पे। ठीक है, और इन ए ट्रांजिशन सीरीज जेड इंक्रीजेस बाय +1 बट स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बाय 0.85। तो जेड इफेक्टिव कितना इंक्रीज होगा, पॉइंट का 1.15 इंक्रीज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन n-1 ऑर्बिट विच हैज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 0.85। मतलब डी जो ट्रांजिशन अपने पास क्या होता है, डी ब्लॉक के मेटल, डी ब्लॉक मेटल्स में कहां पे होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 4 में आया, तो उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन में अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से अपने पास में सिग्मा की वैल्यू क्या आती है, 0.85 आती है, क्योंकि n-1 का हो गया ना वो। तो इसलिए अपने पास में जेड क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में इंक्रीज होता है, मतलब 0.15 ही इंक्रीज होता है एक टाइम पे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज रिमेन्स लगभग क्या रहता है अपने पास में, कांस्टेंट रहता है, मतलब इनका इतना साइज में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या रहता है, लगभग अपने पास में सेम रहता है। जैसे कि 3 आगे इसका 3.15, इसका 3.30, मतलब 0.15 का ही चेंज अपने पास है। तो जेड इफेक्टिव क्या है, लगभग सेम रहता है। और कॉपर के लिए ना थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि 4s वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाता है 4s वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, तो कॉपर के केस में ना वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बाकी सभी के केस में अपने पास में वैसे चलता रहेगा। हाँ जी, फिर से एक बार अपने पास में क्या होता है ट्रांजिशन मेटल्स में, जेड इफेक्टिव देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा था, n-1 वाले डी ऑर्बिटल में आ रहा था, क्योंकि अगर आउटर सेल 4 है तो अपने पास थर्ड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए मतलब n-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, 0.85, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता मतलब अपने पास जेड की वैल्यू 1 बढ़ी, तो जेड की वैल्यू 1 बढ़ी, माइनस का 0.85 कर दिया, तो माइनस जेड माइनस का 0.85 किया, तो पॉइंट का 15 ही अपने पास में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। पॉइंट का 15 ही अपने पास में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। तो लगभग ज्यादा बड़ी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, तो अपने क्या कहते हैं कि लगभग इनका अप्रोक्सीमेट साइज क्या रहता है, सेम रहता है। अप्रोक्सीमेटली साइज क्या रहता है अपने पास में, सेम रहता है, इनका ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आता। बाकी अपने साइज का ना डी ब्लॉक का साइज का आपको बाद में बताऊंगा कि क्या कुछ ट्रेंड होता है साइज का। और लिथियम इनके देखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या रहता है, लगभग कांस्टेंट रहता है, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे, क्योंकि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन उतने ही है, इनर सेल में उस हिसाब से है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि n-2 की वैल्यू उतनी आएगी, n-1 वालों की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उतनी आएगी, और nth वाले ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उतनी आएगी। जेड इफेक्टिव क्या रहता है अपने पास में, कांस्टेंट रहता है। और लिथियम का केस का डिफरेंट होगा, क्योंकि लिथियम में n-2 वाला इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो इसलिए वो डिफरेंट होगा। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी सर जैसे हमने एल्यूमिनियम का कैलकुलेट किया था जेड इफेक्टिव, हमने थर्ड हाँ शेल जी, का इलेक्ट्रॉन लिया था, ठीक है। हमें सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन भी लेने को कह सकते हैं। सेकंड सेल का भी इलेक्ट्रॉन, हाँ मतलब वो जेड इफेक्टिव तो कैसे भी ले सकते हैं। वैसे ना जेड इफेक्टिव क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी का फाइंड करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि ओके इनर का सर। कोई फाइंड करे, हमेशा आउटर मोस्ट का फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ जी प्रणव। सर जो ये टॉप टू बॉटम है, इसमें जेड इफेक्टिव हाँ कैसे जी, कांस्टेंट रहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज देखो होते ही है ना? मैं दिखाता हूँ आपको इसमें पीरियोडिक टेबल में, एक मिनट। अब जैसे कि यहाँ पे है ना, इसका जैसे लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2p 2s1, है ना, 1s2 इसको छोड़ के, लिथियम को छोड़, अब सोडियम पे आ जाओ। सोडियम में क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना, यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s। मतलब आउटर सेल कौन सा था, 3s1 था, तो उसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि खुद एक ही इलेक्ट्रॉन है।
आउटर Yes, सेल में sir. कोई नहीं है, इनर सेल में अपने पास में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है n-1 वाले में। Yes, sir. n-1 वाले में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, और n-2 वाले में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है Yes, sir. ना? Yes, sir. ठीक है, अपने पास में ये है, तो हर बार कंडीशन वही रहेगा, मतलब अपने को n-2 तक ही कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद तो इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता भी नहीं है, मतलब n-3 वाला सा तो उसको रिपेल करता ही नहीं है ना इतना, n-2 तक ही अपने पॉइंट वो देखते हैं। तो अपने क्या देखते हैं कि हर किसी में जब सोडियम का निकालोगे तो सोडियम में भी यही आएगा, वहां पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 आएगा, है ना? Yes, sir. 4s1 आया Yes, sir. पोटेशियम के, तो पोटेशियम 4 आउटर सेल में तो 4s1 उसका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, n-1 वाले में 8 है, और n-2 वाले में अपने पास में कितने हैं, अपने पास में 8 उसमें है, तो वहां से भी उसके कैलकुलेट करेंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका 8 इसका इंक्रीज हुआ था ना, जेड इंक्रीज हुआ तो 8 ही माइनस हो गया लास्ट में, तो वो वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती अपने पास में। तो इसलिए वो वैल्यू क्या है कि उसको अपने ये मान के साथ टॉप टू बॉटम कभी भी जाएंगे तो हमेशा अपने पास में जेड इफेक्टिव की वैल्यू रहती है, सेम रहती है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, सारों की वैल्यू सेम इनमें आएगी। जेड इफेक्टिव इसलिए कांस्टेंट कहते हैं कि हम n-3 के लिए हम कैलकुलेट नहीं करते सिग्मा। हाँ, n-3 के लिए कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए वो सारा वैल्यू क्या रहती है, सेम तो रहती फिर है, सर जो क्योंकि मतलब n-2 में जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए वो तो, क्योंकि अपने पास देखो n-2 में जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए उनको तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर देना, वो तो डायरेक्ट एक तरह से जेड को ही माइनस कर रहे हैं, जो n-2 में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, तो वहीं पे इक्वल आ जाता है वो चीज। तो फिर सर जो हायर एटॉमिक मतलब हायर एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे भी कोई भी होगा, जेड जिंक हो हाँ गया, इसमें कैसे निकालेंगे फिर जेड इफेक्टिव? इसमें तो n-3 भी आएगा, मतलब कितने सेल आ जाएंगे इसमें? तो हाँ, तो n-3 का अपने देखते हैं, देखो अपने पास में क्या होता है कि ऐसा कुछ होता है ऐसा मान लो, एक मिनट, हाँ जैसे कि अपने पास में यहाँ पे कुछ है ना, तो ये अपने पास में था कि ये अपने पास में नॉर्मल न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद में ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये अपने पास में सेकंड ऑर्बिट, और ये अपने पास में थर्ड ऑर्बिट, यस सर। है ना, यस थोड़ा सर। है ना, और ये फोर्थ ऑर्बिट मान लेता हूँ, ऐसा कुछ मैं थोड़ा सा सही नहीं बना, ये बना लेना ना, तो ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको ये रिपेल करेगा, है ना, यस सर। ये रिपेल करेगा, यस सर। मतलब ये, और यहाँ वाला तो इतना ज्यादा फोर्स लगा नहीं पाएगा ना उस पे अट्रैक्शन मतलब रिपेल का, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गई, तो इतना ज्यादा फोर्स लगेगा नहीं, तो उसको तो अपने कैलकुलेट ही नहीं करते, ओनली n-2 तक देखते हैं, ठीक है। ओके सर, फिर इसलिए हम इसमें सिग्मा ऐड नहीं करते n-3 के लिए, सिग्मा में इसकी वैल्यू n-3 के लिए सिग्मा वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाँ जी, वापस एक बार पॉइंट बता देता हूं मैं, उसकी मतलब देखो अपने पास में क्या होता है, इन ए ट्रांजिशन सीरीज जेड इंक्रीजेस बाय +1 बट स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बाय 0.85, मतलब अपने पास में क्या होता है ट्रांजिशन मेटल्स में जितना ज्यादा अपने जेड इफेक्टिव वगैरह होता है उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, मतलब वो वैल्यू तो अपने अप्रोक्सीमेटली साइज क्या रहता है, सेम रहता है। और टॉप टू बॉटम जाने पे अपने पास जेड इफेक्टिव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप इसको आज क्या करना कि सोडियम पोटेशियम का एक तो कोई वैल्यू फाइंड करके देखना, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे ना तब आपको रीजन समझ में आ जाएगा कांस्टेंट क्यों आ रही है, क्योंकि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है n-2 में वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो ओवरऑल डायरेक्ट जेड में से माइनस हो जाता है, इसलिए वो कांस्टेंट आती है वैल्यू। तो ओनली हीलियम के केस में क्या होता है, अपने पास n-2 ऑर्बिट नहीं होता, हीलियम के केस में क्या होता है अपने पास में n-2 ऑर्बिट नहीं होता, तो इसलिए अपने पास में वो क्या वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आती है। बाकी सभी सोडियम से लेके अपने फ्रांसियम तक सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी टॉप टू बॉटम जाने पे, ठीक है। तो आपको एक बार स्टार्टिंग में एक पॉइंट करवाया था कि जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो अपने पास में क्या लेते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वही पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे देखा आपने कि सोडियम की जो प्रॉपर्टीज आई वही पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी, इसलिए उनको टिपिकल मेटल्स बोलते हैं, अपने पास टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं ना, क्योंकि लिथियम का थोड़ा सा चेंज आ जाता है क्योंकि ऊपर वालों का, कभी कभी फ्लोरीन का कभी चेंज आ जाता है ना, इसलिए क्लोरीन वगैरह इनको लेते हैं अपने। आगे चलते हैं, अपने एटॉमिक रेडियस पे आते हैं। एटॉमिक रेडियस देखो यहाँ पे
अपने पास में क्या 4-5 तरीके के रेडियस पढ़ेंगे, मतलब क्या क्या कुछ रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होगी, आयनिक रेडियस होगी ना, ऐसे कुछ। तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है, वो रेडियस में देखेंगे ना यहाँ पे। अब रेडियस में वही पढ़ना है अपने को, देखो प्रॉपर्टी सारी ही पढ़नी है। पहले ये देख लिया कि अपने पास में जेड इफेक्टिव क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आपने एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, रेडियस में देखेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है साइज का, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज का क्या होता है, कौन सी रेडियस इंक्रीज होती है, कौन सी डिक्रीज होती है, तो वो सारी वैल्यूज अपने पढ़ेंगे। दिस कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे इधर आ जाओ। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, द एवरेज डिस्टेंस of valence cell electron from nucleus is called atomic radius, is called atomic radius. It is very difficult to measure the atomic radius because अपने पास में एटॉमिक रेडियस मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि साइज क्या होता है बहुत छोटा होता है अपने पास में। कि द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक सिंगल एटम को आइसोलेशन अपने नहीं कर सकते नॉर्मली, क्योंकि एक तो एटम्स बहुत छोटे होते हैं और उसके बाद में उसको आइसोलेट करके फिर उसकी रेडियस देखना, तो वो मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। तो उसके बाद आपने क्या करते हैं इसमें, पहला तो ये हो गया कि आइसोलेशन ऑफ द सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए अपने वो मेजर नहीं कर पाते जल्दी से। देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, और अपने पास में एटम की क्या होती है, बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो ओनली एट इन्फिनिटी, सो द मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इज। तो अपने पास में क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि यहां तक ही एक एटम है, एटम में वो होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो अपने को पता नहीं कहाँ पे जाके खत्म हुआ वो इलेक्ट्रॉन। अपने को तो इन्फिनिटी पे जाके पता चलता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी वहां पे 0 है ना। तो वो एक तरह से डिफाइन नहीं कि उसकी रेडियस मतलब बाउंड्री क्या है। और हाफ द इनर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। मतलब अपने पास में फिर अपने क्या किया कि कैसे कैलकुलेट करें यार, है ना। मतलब अपने माइंड में क्वेश्चन था कि एक एटम को सिंगल अपने ले नहीं सकते और उसकी रेडियस भी अपने मतलब उसकी बाउंड्री भी अपने को पता नहीं, तो अपने ऐसे मतलब सर्कल की फॉर्म में उसको तो देख नहीं सकते। फिर अपने करें कैसे कैलकुलेट, फिर अपने देखा कि एक मॉलिक्यूल को लेते हैं अपने जिसमें 2 एटम हो। अब 2 एटम के सेंटर टू सेंटर जितना डिस्टेंस होगी, है ना, सेंटर टू सेंटर जितनी अपने पास में डिस्टेंस होगी उसको हाफ कर देंगे, तो उसकी रेडियस आ जाएगी। मतलब अटैच ही होगा ना 2 मॉलिक्यूल अपने पास में, तो उसको हाफ कर देंगे। मतलब ऐसा कुछ दिखाऊं आपको मैं कि ऐसा कुछ अपने पास हो, ये एटम था, यहाँ पे एक एटम था, ये इनका सेंटर था, इनकी डिस्टेंस ये थी, तो इसको मैं हाफ कर दूंगा तो ये अपने पास में एक की रेडियस आ जाएगी। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं अपने। तो एक तो वो हो गया अपने पास में कि कैसे फाइंड करेंगे। The half the inner nuclear distance between the two atoms is homoatomic molecule is known as atomic radius, और this is internuclear distance is also known as bond length। जो बीच के जो डिस्टेंस होती है ना उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, क्योंकि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना उसको अपने क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। मतलब जो भी अपने पास में आता है रिलेशन आता है कि वहां पे आयनिक बॉन्ड है या फिर कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब जो भी अट्रैक्शन फोर्स वहां पे लगता है। होमोएटॉमिक क्या होता है, एक जैसे एटम। होमोएटॉमिक का मतलब है एक जैसे एटम होते हैं, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब जैसे एक हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन ही होना चाहिए, एक ऑक्सीजन तो दूसरा भी ऑक्सीजन होना चाहिए, वो होमोएटॉमिक का मीनिंग होता है, ठीक है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने मैंने बनाया था कि एक एटम, सॉरी यहाँ पे एक एटम था, यहाँ पे एक और एटम था, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये थी, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो उनके बीच में क्या थी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द बॉन्ड ऑन विच द एटम। तो वो जो डिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करती है, टाइप पे डिपेंड करती है कि किस टाइप का उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अगर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ तब तो कोवलेंट रेडियस आएगी, अगर आयनिक बॉन्ड बना हुआ है दो एटम के बीच में तो आयनिक रेडियस आएगी, अगर मेटेलिक बॉन्ड बना हुआ है तो मेटेलिक रेडियस आएगी, अगर वान डेर वाल बॉन्ड बना हुआ है, वान डेर वाल बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होता है एक तरह से, तो वो अपने पास में वान डेर वाल रेडियस आएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं और इनकी 4 टाइप की अपने पास में रेडियस आती है, तो वो अपने आगे पढ़ते हैं। तो एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। जी लास्ट पॉइंट ये था कि अपने पास में क्या होते हैं, 2 एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और वो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है कि किस टाइप का अपने पास वहां पे बॉन्ड बना हुआ है। अगर कोवलेंट बॉन्ड होता है तो कोवलेंट बॉन्ड होता है तो क्या होगी, कोवलेंट रेडियस होगी, आयनिक बॉन्ड होगा तो आयनिक रेडियस होगी, और मेटेलिक बॉन्ड हुआ तो मेटेलिक रेडियस, और वान डेर वाल बॉन्ड हुआ तो वान डेर वाल रेडियस होगी।
अभी आवाज आ रही है? वो बीच में कॉल आ गई थी इसलिए वो कैंसिल कट गया। तो अभी आवाज आ रही है ना? तो अपने यहाँ पे थे कि बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड के हिसाब से अपने पास में क्या आती है, अलग अलग रेडियस आती है, तो वो रेडियस अपने पढ़ेंगे। तो देखो, तो रेडियस अपना कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। तो आज तो टाइम हो गया अभी, तो अपने क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट रेडियस वगैरह ये देखेंगे, मेटेलिक। तो आपको काम क्या करना, ये चारों रेडियस ना एक बार आप इसमें ओवर थ्रू हो जाना कि क्या क्या दिया आपको ना, मतलब यहाँ से पहले पहले तक लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन छोड़ देना एक बार, आयनिक रेडियस तक। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन छोड़ देना एक बार, लेंथोनेट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह या ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह ना, ये छोड़ देना, ये मैं आपको बाद बता दूंगा। तो आयनिक रेडियस तक एक बार आप देख लेना। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपने पास में जो होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे कि अपने पास में यहाँ पे कुछ था, जैसे वो है ना कि दो एटम्स होते हैं अपने पास में, ऐसा कुछ, वही मतलब दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये यहाँ पे नहीं होगा, टच होगा, तो जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं अपने पास में, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। दो एटम से मिलकर कैसे रेडियस निकाला, जैसे दो एटम ऐसे मानो ना यार कि मान लो दो बॉल है, एक बॉल की रेडियस अपने को पता नहीं, पर दो बॉल है, इनके बीच की डिस्टेंस अपने को पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस ये है सेंटर टू सेंटर। तो मैं इसको हाफ कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ बीच में से, तो अपने को रेडियस आ जाएगी एक की कितनी होगी, है ना। तो हाँ जी, बोलो पढ़ना। सर मुझे ये नहीं समझ आया कि मतलब दो एटम्स को क्यों जोड़ रखा है रेडियस निकालने के लिए, हमें तो एक एटम की भी नहीं पता था, कि दो की कैसे पता होगी रेडियस। तो एक एटम तो अपना आइसोलेट नहीं कर सकते, पर मॉलिक्यूल तो मिल जाता है ना अपने नेचर में। नहीं मतलब दो, जैसे मतलब दो H2 होम। गैस अपने को यस सर। हाँ देखो, दो एक मॉलिक्यूल H2 गैस, जैसे कि अपने पास में ये है और ये है, दो मॉलिक्यूल आपस में ऐसे अटैच है, ठीक है। यस सर। तो इनका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इन सेंटर तो सेंटर अपने ये डिस्टेंस देख सकते हैं, ये कैसे है ना। देखा सर तो ये डिस्टेंस क्या है, दोनों की रेडियस मिला के ये अपने पास इक्विपमेंट होगा ना, जैसे कि अपने जितना इतना छोटे काम पे लेवल पे काम करे तो माइक्रोस्कोप भी उतना ज्यादा तगड़ा लेना पड़ता है अपने मेजर करने के लिए। तो ये अपने पास में R1 R2 जैसे दो रेडियस R1 R1 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, हाफ कर दूं, ये 2R1 में आएगी ना वैल्यू, तो 2R1 को हाफ कर देता हूँ, अपने पास में R1 की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस आ गई। मतलब हमें 2R1 पता था, उसको हाफ कर दिया। हाँ, उसको हाफ कर दिया, जैसे कि वही अपने आगे फॉर्मूले करेंगे सारे, मतलब एक कि सर हाफ किया। कईयों में क्या होता है कि बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होती है, तो उनको क्या कर, कईयों में क्या होता है कि अपने पास में एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, बीच में डिस्टेंस होती है, तो उसको माइनस करेंगे बीच में अपने, वो सारा कुछ देखेंगे, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, इनमें सारा कुछ वही करेंगे। तो चारों टाइप की रेडियस पढ़ेंगे अपने। सर, ये वाली स्टूडेंट्स, रेडियस और जो ठीक है। बोहर रेडियस की थी वो डिफरेंस है नहीं? हाँ, ये मतलब आपने को साइज बताएगी एटम की, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आएगा, मतलब कोवेलेंट ये कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तब कौन सी रेडियस आती है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तब कौन सी रेडियस आती है। तो ये तो अपनों ने अलग तरीके से निकाली, बोहर रेडियस अपनों ने इक्वेशन से निकाली वैसे, है ना। जो बोहर बोहर तो रेडियस है ऑर्बिट की वो तो रेडियस आता सिंगल है। इलेक्ट्रॉन के लिए है। हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वो। तो इनमें तो अप्लाई नहीं होगी सर वो तो, मतलब जैसे लिथियम के केस में ले लिया। हाँ, इनमें डायरेक्ट वैसे अप्लाई नहीं कर सकते अपने, वो देखेंगे आगे ना, टेंशन लो इसके, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के सम जिस लेक्चर में करवाए थे, वो लेक्चर टेलीग्राम पे सेंड करोगे सर। वो लेक्चर नहीं है मेरे पास में भी, उस दिन मैं बताया था कि टेक्निकल इशू था, मैं हो सकता है तो आपको मतलब जो भी एक ही सम करवाया था वैसे, वो सम का आपको मैं कैसे भी करके कुछ भेजता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए ग्रुप पे। और ठीक है, वो आज मैं शाम तक भेज दूंगा आपको कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ, ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए, तो उस चीज की आप टेंशन मतलब। और श्रोडिंगर पे इतना ज्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस इतना ध्यान रखो कि बाकी अपने जो चैप्टर है जैसे क्वांटम नंबर वगैरह, उन पे थोड़ा अच्छे से कर लो प्रैक्टिस वगैरह, बाकी पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेना। श्रोडिंगर को एक बार छोड़ के थोड़ा कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं उसको भेज दूंगा जो भी आपको था सम वगैरह, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बाय।